JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है, जिसमें कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत और राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। जराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुलाकात तो खैर सगाली की थी, ये कोई एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही ऐसी कोई बात हुई। हमें मालूम है कि हमारे पास कितने इरकान हैं, हम उन्हीं इरकान के साथ तो अपोजिशन में रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को अपने घर आने की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत कबूल कर ली। कहा, आपके वालिद आसिफ जरदारी से मुलाकात करने आए, आप भी कई बार आए, हम ज़रूर आएंगे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं, रवैये शिद्दत की तरफ जा रहे हैं, रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम, तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान और तुर्की खुलूस के साथ बातचीत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन दोम से मुलाकात हुई। शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाही ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल ने अवाम, हुकूमत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम को नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल ने उर्दनी मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स अमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ने पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीफी ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा कश्मीर हुकूमत पर एतमाद नहीं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया और मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। मजीद क्या कहा गया बताएंगे, हमारे साथ यासिर मलिक मौजूद है। रीसेंट डेवलपमेंट से आगाह कीजिएगा यासिर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों का इजलास जो है वो आज ऐवान सदर में था। तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास जो है वो जारी रहा। इस इजलास में जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पहले मुस्लिम लीग नून के जो सदर आज़ाद कश्मीर के वो कहते थे, शाह कादिर ये कहते थे कि हमने किसी सूरत भी जो तहरीक अदम एतमाद है या ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है, हम उनका साथ नहीं देंगे बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन आज 2 घंटे की मुलाकात जो हुई उसमें नून लीग को इस बात पर कन्विंस जो है वो कर लिया गया कि तहरीक अदम एतमाद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी, मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब हुकूमत बनेगी और वजीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ जाएगा तो उसके बाद वजारतों में मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं बैठेगी, हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि अपोजिशन का किरदार जो है आज़ाद कश्मीर में अदा करेगी। तो जो एहसन इकबाल हैं उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि ये तासुर नहीं देना चाहती मुस्लिम लीग नून कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक अदम एतमाद में शामिल ना होकर शायद जो है वो अनवारुल हक हुकूमत जो है उनकी सरकार जो उनको बचाना चाहते हैं। तो हम उनकी सरकार को बचाना नहीं चाहते बल्कि हम कश्मीर की जो अवाम है उसकी बेहतरी के लिए ये चाहते हैं कि अब जो अनवारुल हक सरकार जो है उसको जाना चाहिए और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट अब वहाँ पर बन रही है, जैसे कि पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट
گورنمنٹ بناتی ہے تو عوام کا جو فائدہ ہے وہ ہونا چاہیے, جو کشمیر کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وزیر اعظم کے ناموں کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کون سے نام پر جو ہے وہ کون سے 3 نام ہیں جن میں سے وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے, تو اس پر رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جب ہم حکومت کا حصہ نہیں بن رہے تو ہمیں وزیر اعظم سے کیا لینا دینا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ذاتی عمل ہے, وہ جس مرضی کو جماعت میں سے جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کر دے. تو آج صورتحال ہے. یاسر آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ہم جو ہے مزید ہم اپڈیٹ حاصل کریں گے. بیورو چیف مظفر آباد اسلم میر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسلم صاحب کیا آپ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں جو کہ یقیناً بدلنے والا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے ایک منہ چلائی تھی اور تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا تھا انوار الحق کو ہٹانے کے لیے وہ اسمبلی میں پیش کریں گے, اس میں چونکہ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے یقیناً کیونکہ جب فارورڈ بلاک کی گورنمنٹ یہاں پہ بنی تھی اور جس میں چودھری انوار الحق کو لایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہاں پہ ایک مفاہمتی پالیسی کے تحت ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے چودھری انوار الحق کو فارورڈ بلاک کا امیدوار بنا کے وزیر اعظم بنایا تھا. اب چونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور ان کے امیدوار کے لیے, لیکن دوسری جانب جو اب تک ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق اب بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا اور اہم نقطہ اس میں یہ آیا ہے کیونکہ آزاد کشمیر میں یہ ایک بڑی پولیٹیکل سٹوری ہے, لیکن جو مفاہمت شروع کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسلام آباد میں صحیح اور عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. 2 بڑی پارٹیز مل چکی ہیں لیکن جو وزیر اعظم ہے انوار الحق وہ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ اسلم میر, آپ نے تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. شرح سود 11% پر برقرار. اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا اور اسٹیٹ بینک کے مطابق سپتمبر میں افراط زر بڑھ کر 5.6 پر پہنچ گئی اور اگست کے مہینے میں افراط زر 3% پر تھی. موسمیاتی تبدیلیوں سے فصلوں کا نقصان محدود رہا. خریف کی فصلیں گزشتہ سال کی پیداوار کے برابر ہیں. صنعتی شعبے کے اعداد و شمار میں بہتری ریکارڈ کی گئی. ملکی جی ڈی پی کی شرح 3.25% سے 4.25% کے دائرے میں رہے گی. ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $110 ملین رہا. نئی مانیٹری پالیسی شرح سود 11% پر برقرار. اسٹیٹ بینک اعلامیہ جاری. ستمبر میں افراد زر بڑھ کر 5.6 پر پہنچ گئی جبکہ اگست میں یہ شرح 3% تھی. صنعتی شعبے کے اعداد و شمار میں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے. ملکی جی ڈی پی کی شرح 3.25% سے 4.25% کے درمیان رہنے کا امکان ہے. ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $110 ملین رہا. درآمدات میں تیزی سے اضافہ ہوا مگر ترسیلات زر میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $14.50 کروڑ سے تجاوز کر گئے. دسمبر 2025 میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $15.50 کروڑ تک پہنچ جانے کا امکان ہے. ٹیکس وصولی میں سال با سال 12.5% اضافہ ہوا جبکہ ذاتی سیکٹر کی کریڈٹ طلب بڑھ کر 17% ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق افراد زر کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے. شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر ریاض، سعودی سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 9ویں کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے ملاقات بھی شیڈیول. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوگی. وزیر اعظم علاقائی اور عالمی امور پر بھی سعودی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے. وزیر اعظم دیگر ملکوں کے رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے. دورہ اقتصادی سفارتکاری کے فروغ کا مظہر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سرخ فیتے کا خاتمہ میرا عزم ہے. ای بزنس کے ذریعے راتوں رات تبدیلی ممکن ہے. کسی کو اس کا حق مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں. پاکستان بے پناہ مواقع کی سرزمین. کاروبار کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں. عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ای بزنس گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. عوام کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ای بزنس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام جاری رہے گا. لیکن ای بز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اوور نائٹ چینج ہے. ایک بھی ایسا اگر ہم کیس پروسیس کر دیں اور ایک بھی ایسا انسان جس کو اس کا حق مل جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. دس لینڈ از اے لینڈ آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دھرتی کو، اس مٹی کو، اس
तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डीसीज को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। दिस अलोन इज अ लाइफ ऑल्टरिंग गेम चेंजर इनिशिएटिव और इसको हम बिल्कुल वॉर फुटिंग पे लेके चलेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध पुलिस ने डिजिटलाइजेशन के सफ़र में एक और एडिशन की है। ये ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम को डिजिटाइज ट्रैफिक चालान सिस्टम बनाया है। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम पर आज से अमल किया जाएगा। ई चालान टिकटिंग सिस्टम ज़रूरी है। कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा। यहाँ पर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिंध पुलिस को कि उन्होंने डिजिटाइजेशन के सफ़र में आज एक और एडिशन की है। ये ट्रैक्स जो इन्होंने डिजिटाइज्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम एक बनाया है और जिसको इंशाल्लाह ताला आज से इम्प्लीमेंट करेंगे। ई चालान का सिस्टम है जो हमारे ट्रैक्स का प्रोग्राम है, उसके ना सिर्फ शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं। उसके अंदर ट्रैकर्स के अंदर ये है कि जी आप 30 किलोमीटर से अगर ऊपर आपकी रफ्तार होगी तो आपको चालान इशू होगा। अगर एक वायलेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये उस पर चालान है। वो डेमो ही देख रहे थे तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती तो साइकिल को भी नहीं रोकती। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा इक्तसादी और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में अहम संगे मील। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवी जॉइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनकाद किया गया। इजलास की सदारत वफाकी वजीर अली परवेज और बांग्लादेश के मशीर खजाना डॉक्टर सालेह अल-दीन ने की। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश और कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। बांग्लादेश की मेहमान नवाजी पर मशकूर हूँ, ये कहा गया अली परवेज मलिक की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और दोस्ती पर मबनी हैं। बोलान से खबर देंगे आपको, जहां थाना भाग और बैंक पर नामालूम अफराद का हमला, थाने को आग लगा दी और बैंक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस और हमलावरों में फायरिंग का तबादला हुआ। SHO भाग लुत्फ खोसा और पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। स्मॉग ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। 372 AQI के साथ पेशावर आलूदा तरीन शहर बरकरार है। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। मजीद तफसीलात जानते अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज एक मरतबा फिर स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी ने अपने पंजे मजबूती से गाड़े रखे और मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर, सियालकोट, लाहौर आज सर फहरिस्त रहे। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो पेशावर में मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 372, सियालकोट 266, लाहौर 265, फैसलाबाद 261, मुल्तान 246 के साथ सर फहरिस्त हैं। और अगर मौजूदा लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में इलामा इकबाल टाउन 485, FF पाकिस्तान 406, शालीमार कैंपस 366 और यूनिवर्सिटी रोड पे 364। और अगर हम बात करें शादमान मार्केट की तो 316, पावर जोन हेड ऑफिस 305 और रावी कैंपस में 299 ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और ये सर फहरिस्त लाहौर के इलाके हैं। माहिरीन के मुताबिक एक मरतबा फिर हवा की रफ्तार में कमी, नमी में ज़्यादा और मौसम में इस्तेहकाम
اس وقت بڑی وجوہات ہیں فضائی آلودگی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی اور ٹریفک کا جو دھواں نکلنے کی وجوہات ہیں وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجوہات ہیں۔ حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات کے باوجود بھی اسموگ اور فضائی آلودگی میں کنٹرول نہیں آ رہا، اس لیے ماہرین کی جانب سے شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا بھی کہا جا رہا ہے، جن میں خاص طور پر بچے اور بزرگ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ جی